नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ सुर्खियों पर। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय मॉरिशस का दौरा है। मॉरिशस में वो पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत जो है वो किया गया। फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत एयरपोर्ट पर किया और साथ ही साथ प्यारा सा गीत जो है वहां के लोगों ने सुनाया। और मॉरिशस की ये 2 दिवसीय दौरा है, देखना है कि क्या कुछ खास रहेगा। बिल्कुल, इसी बीच में अब बात करेंगे संसद को लेकर और आज बजट संसद सत्र जो है वो उसके आज दूसरे फेज का दूसरा दिन है। कल पहला दिन था, सेकंड फेज जो है वो संसद सत्र का शुरू हो चुका है। आज मणिपुर को लेकर चर्चाएं होंगी और भी कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिन पर कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कटाक्ष देखने को मिले। तो वही हरियाणा को लेकर भी बात होगी। हरियाणा की विधानसभा का आज कार्रवाई का तीसरा दिन है और 11 बजे ये कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसी में फिलहाल आपको बता दें कि पूरे प्रश्नों का जवाब जो है सरकार देती हुई नजर आएगी। जितने भी विधायक हैं जिन्होंने अपने प्रश्न आगे रखे हैं, उन सभी का जवाब एक एक करके सरकार देगी। बिल्कुल, इसी बीच में अब आगे बढ़ जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बात की जाएगी, इस पर आज चर्चा होगी। सबसे ज्यादा एक कहीं ना कहीं मुद्दा ये बना हुआ है पूरे भारतवर्ष में, वन नेशन वन इलेक्शन। सत्ता पक्ष इसका विरोध कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार केंद्र में है वो इसका समर्थन कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये कब तक पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। इसके बाद बात करेंगे संभल को लेकर। संभल में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर आपको बता दें कि गांव के नेता, बीजेपी के नेता, गांव के प्रधान पर इंजेक्शन, जहरीले इंजेक्शन से हमला किया गया और उनकी हत्या जो है वो हो गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिनका नाम आपको बता दें कि गुलफाम सिंह यादव था। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जहां पर बात करेंगे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय मॉरिशस का दौरा है और मॉरिशस वो सुबह रवाना हुए और वहां पर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत जो है किया गया। मॉरिशस पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत और नेशनल डे के इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मॉरिशस पहुंचे और मॉरिशस पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत वहां के अधिकारियों और वहां के जो हेड हैं उनके द्वारा किया गया। नेशनल डे इवेंट में चीफ गेस्ट बनने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और 10 साल के बाद प्रधानमंत्री का मॉरिशस दौरा देखने को मिल रहा है। 2015 में, इससे पहले 2015 में जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई थी। उसके ठीक 1 साल के बाद वो वहां पहुंचे थे रिश्ते मजबूत करने के लिए। अब पीएम मोदी 2 दिन के लिए मॉरिशस रवाना हो चुके हैं और 12 मार्च को नेशनल डे इवेंट में चीफ गेस्ट बनने के लिए उन्हें इनविटेशन आया था और इस इनविटेशन को स्वीकार करते हुए आज वो 2 दिन के लिए मॉरिशस के लिए निकल चुके हैं। इस इवेंट के पीछे कहीं ना कहीं मॉरिशस और भारत के बीच के संबंध भी है, चाहे वो समुद्री सीमा को लेकर रणनीति हो या फिर आपसी विकास को लेकर बात हो और आपसी दोस्ती को लेकर बात हो। ये सभी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पर ये दौरा जो है वो निर्भर करता है। फिलहाल आपको बता दें कि तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई, जहां पर आपको बता दें कि बिहारी पारंपरिक गीत गावई से स्वागत जो है, ये देखिए तस्वीरें सामने आपकी स्क्रीन पर, स्वागत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया, जहां पर वो भी इस गीत का आनंद लेते हुए नजर आए। यहां पर भोजपुरी संगीत समूह ने इनका स्वागत किया ये गाना गाकर। और साथ ही साथ फिलहाल बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो यहाँ पर उनका स्वागत जो है बहुत भव्य तरीके से किया गया है। वहीं पर मॉरिशस की अगर बात की जाए तो फिलहाल भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया और 12 मार्च को राष्ट्र दिवस जो है मॉरिशस में मनाया जाता है। और इसी के बीच समुद्री सुरक्षा, विकास, क्षमता निर्माण में करीबी सहयोग और लोगों के आपसी संबंधों को लेकर काफी मजबूती हो, उसको लेकर ये 2 दिवसीय दौरा काफी अहम जो है वो माना जा रहा है। और यहाँ पर कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 2 दिवसीय दौरे पर करेंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि मॉरिशस में 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है
और भारत और मॉरिशस के बीच में समुद्री सुरक्षा और अन्य जो भी यहाँ पर बड़े मुद्दे हैं उनको काफी मजबूत करने के लिए एक पहल मॉरिशस की तरफ से की गई है और मॉरिशस की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक यहाँ पर निमंत्रण पत्र भेजा जाता है, उन्हें आमंत्रित किया जाता है। इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए पीएम मोदी अब वहां पर पहुंचे हैं। तो चलिए इसी बीच अब आगे बढ़ जाएंगे, बात अब संसद को लेकर करेंगे क्योंकि सेकंड फेज का आज सेकंड डे है, यानी कि दूसरे चरण का दूसरा दिन आज संसद में देखने को मिल रहा है। 4 अप्रैल तक ये बजट सत्र का सेकंड फेज चलेगा। तो आपको ये भी बता दें कि आज संसद में मणिपुर और अन्य चीजों को लेकर चर्चाएं होंगी और शिक्षा मंत्री की बात करेंगे तो वो भी एक एक कर अपनी तमाम बातें सामने रखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर संसद के बजट सत्र का आज दूसरा चरण जो है वो कल का शुरू हो चुका है। आज दूसरे चरण का दूसरा दिन है और पहले ही दिन दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में भाषा और शिक्षा नीति के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक बहस हुई और आज मणिपुर का मुद्दा जो है वो इस कार्रवाई के दौरान उठ सकता है और विपक्ष लगातार हमलावर होने की कोशिश जो है वो कर रहा है। मणिपुर के मुद्दे को लेकर अगर बात की जाए तो काफी संगीन था, काफी सेंसिटिव मणिपुर वायलेंस का इशू था जिस पर लगातार लोग हो या फिर मणिपुर के मामले से जुड़े नेता हो, विपक्ष के नेता हो, वो जवाब मांगते हुए सरकार से नजर आए। लेकिन यहाँ पर आज यही मुद्दा उठता हुआ नजर आएगा और फिलहाल राज्यसभा की अगर बात की जाए और लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर हंगामा जिस तरीके से देखने को मिला तो डिप्यूटी स्पीकर ने विपक्षी सांसदों के स्थगन प्रस्ताव खारिज किए तो उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें, हंगामा जो है वो लगातार बरपा जा रहा है। अपने मुद्दे लेकर विपक्ष तैयार है लेकिन सरकार भी जवाब देने को तैयार है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जो है वो टिप्पणी देते नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल अनुराग ठाकुर लोकसभा से क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपके सामने। लोकसभा से सीधे जहां पर एक एक कर तमाम जो सांसद हैं वो अपनी अपनी बातें सामने रख रहे हैं, स्पीकर के सामने उनके समक्ष अपनी तमाम बातें रख रहे हैं। प्रश्नकाल वहां पर चल रहा है और अभी फिलहाल ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं वो तमाम बातें सांसदों के सामने रखते नजर आ रहे हैं। सत्र जो है वो 4 अप्रैल तक चलेगा। शिक्षा मंत्री की टिप्पणी पर डीएमके के जो नेता है उन्होंने बड़ा बवाल किया और आज संसद में मणिपुर का भी मुद्दा गरमाता नजर आ सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि कई सारे राजनीतिक मुद्दे जो है इस पर उठते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले अगर इस कार्रवाई की कल की बात की जाए तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल दुर्घटनाओं को लेकर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है क्योंकि ये एक मुद्दा भी कल उठता हुआ नजर आया था। फिलहाल आपको बता दें कि आज की अगर बात की जाए हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है जिसके बाद सांसदों का वॉकआउट भी हुआ। लेकिन लोकसभा सीटों के परिसीमन, मतदाता सूची के कथित गड़बड़ियों को लेकर वोटर टर्नआउट, क्योंकि वोटर टर्नआउट को लेकर बात की जाए जो वोटर लिस्ट बनी थी उसमें साफ तौर पर विपक्ष का ये कहना था कि कई ऐसे वोटर्स जो है इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, नंबर जो है वो बढ़ाए गए हैं जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के पास जीत हासिल हुई है। फिलहाल सुनिए लोकसभा से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। किस मंत्रालय के गठन के 3.5 साल के भीतर ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन, माननीय अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में मंत्रालय ने अभी तक 60 से अधिक नई पहलें की हैं, जो देश की लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियों के समग्र विकास और कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ है। इस विषय में देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बल देते हुए कहा है, सहकार गांव के स्वावलंबन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। इस मंत्रालय का जो मूल उद्देश्य है माननीय अध्यक्ष जी, वो इस देश के अन्नदाता किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त करना, स्वावलंबी बनाना और समृद्ध करना है।
वर्ष 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है, उसमें सहकारिता के क्षेत्र की भूमिका अधिक से अधिक हो, तभी सहकार से समृद्धि होगी। जब इस देश का अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध होगा, तभी सहकार और सरकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती प्रदान करेंगे। माननीय सदस्य जी ने जो सवाल किया है, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो ये सीधी तस्वीरें आपको लोकसभा से दिखा रहे थे, जहां पर कि संसद सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन देखने को मिल रहा है। ताबिश कमाल हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली से। ताबिश, सेकंड फेज का सेकंड डे आज रहा है, हमने देखा किस तरीके से तमाम बातें सामने रखी जा रही हैं अलग अलग सांसदों द्वारा, और ये भी कहा जा रहा है कि आज मणिपुर को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? देखिए, कल देर रात कांग्रेस के पास जो तमाम सांसद हैं उनकी एक बहुत अहम बैठक दिल्ली के अंदर हुई थी और उन्होंने 5 चीजों को लेकर के अपना एजेंडा तैयार कर दिया है, जिसमें पहली बात तो उन्होंने कहा है कि मणिपुर को लेकर के हम चर्चा चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि टैरिफ का जो विवाद है जो अमेरिका से चल रहा है उस पर भी हम चर्चा चाहते हैं। तीसरा, जो वोटर लिस्ट में, वोटर आईडी कार्ड में फेक लिस्ट की लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है, उस मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। महंगाई और बेरोजगारी, ये 5 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और वो चाहते हैं कि इन 5 मुद्दों पर आकर के सरकार को जवाब देना चाहिए। देखिए, टैरिफ विवाद बहुत तेजी के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी या समूचा विपक्ष में होता है। वहीं कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जिस तरह से लगातार रुपया गिर रहा है उसका विवाद उठाया था। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रही है, तो ये तमाम जो मुद्दे थे ये उठाए गए। तो कल हमने देखा हंगामा हुआ, फिर वॉकआउट हुआ। हालांकि सुबह से ही विपक्ष का जो मूड था वो आक्रामक था, क्योंकि कल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके बेटे के घर ईडी की रेड हुई थी, जिसके बाद अपोजिशन के तमाम लीडर्स का ये कहना था कि ये साजिश के तहत जब पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो रहा है तो इस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल करके ये रेड कराई जाती है, जिससे मेन मुद्दों से अपोजिशन जो आवाज उठाना चाहता है उससे भटकाया जा सके। तो अब ऐसे में ये 5 बहुत मेन मुद्दे हैं जिनको लेकर के अपोजिशन आज अपनी बात रखना चाहता है। देखिए, फिलहाल तो अभी प्रश्नकाल चल रहा है, लगभग 11 से 12 बजे तक 1 घंटे तक प्रश्नकाल रहेगा और मुझे लगता है कि 12 बजे के बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू होगी प्रश्नकाल के बाद, उसके बाद हो सकता है कि अपोजिशन की तरफ से टैरिफ विवाद को लेकर के अपनी बात रखी जाए, क्योंकि अपोजिशन का कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत तैयार हो चुका है टैरिफ कम करने के लिए। तो अब ऐसे में अगर ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो अपोजिशन ये कह रहा है कि कम से कम संसद सत्र में इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब इस पर नहीं दिया गया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं, वहां उनकी मुलाकात, वहां की जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन फिर भी विपक्ष कहीं ना कहीं देखिए इस मुद्दे को भुलाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना बहुत अहम रहेगा कि आज जो अपोजिशन यहाँ पर जिस तरीके से मणिपुर को लेकर तो बात की जा रही है कि मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर एक और चर्चा का बवाल था, वो था वोटर्स टर्नआउट। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिस पर विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े करते हुए नजर आई। दूसरी बात, मणिपुर वायलेंस को लेकर अगर बात की जाए, सरकार से पहले भी विपक्ष हो या लोग हो वो जवाब मांगते आए, सेंसिटिव इशू है। क्या लगता है सरकार इस को किस तरीके से, किस रणनीति के साथ संभालती हुई नजर आएगी, क्योंकि काफी मेजर और सेंसिटिव इश्यूज हैं? देखिए, मणिपुर को लेकर के तो हम लगातार पिछले 3 सत्र से देखते आ रहे हैं कि अपोजिशन मणिपुर को लेकर के सरकार को लगातार घेर रहा है। मणिपुर का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा गर्माता जा रहा है। हाल ही में मणिपुर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और अपोजिशन के तमाम लीडर्स ने उनको सोशल मीडिया पर वायरल की है, जिसमें दिखाया गया है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद भी अभी परिस्थितियां वहां पर बस से बदतर है। तो ऐसे में मणिपुर का जो मुद्दा है अपोजिशन उसको अभी छोड़ना नहीं चाहता है। अपोजिशन की तरफ से लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि मणिपुर को संभालने में सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद भी वहां पर परिस्थितियां नॉर्मल नहीं हो पा रही हैं। वहां लगातार जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस हालात के लिए इस वक्त सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार की नाकामी की वजह से ऐसा हुआ। ये अपोजिशन लगातार
सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मणिपुर का जो मुद्दा है वो शुरुआत में राहुल गांधी ने बहुत प्रमुखता के साथ उठाया था और पूरे अपोजिशन ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का इस मुद्दे पर साथ दिया था और पूरा अपोजिशन ये कहता रहा कि मणिपुर में जिस तरह के हालात बनते हैं वो देश का एक हिस्सा नहीं लग रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे मुल्क में हम लोग रह रहे हैं और जिस तरह के वहां पर तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि आज कांग्रेस पार्टी ने फिर स्पष्ट किया है कि हम मणिपुर के मुद्दे पर सरकार से जवाब चाहते हैं। तो देखना बहुत अहम रहेगा कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है। यहाँ पर सवाल ये भी है कि जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है, ओके है, यहाँ पर जवाब सरकार दे रही है, ओके है, लेकिन सदन से वॉकआउट करना ये कितना सही है? क्योंकि मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, वॉकआउट कौन सा सोल्यूशन है? देखिए रूपाली, चूंकि अपोजिशन का कहना यह है कि सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है, सरकार नहीं चाहती है कि विपक्ष के लोग अपनी बात सामने रखें, इसलिए मजबूरन उनको वॉकआउट करना पड़ता है। सरकार पर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष शुरुआत से ये कह रहा है कि हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। अब तो ये भी थी कि राहुल गांधी ने ये तक कहा था कि माइक बंद कर दिए जाते हैं, अपोजिशन के नेताओं की बात सुनी नहीं जाती है। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष कई बार इस बात को लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि आप लोग लगातार हंगामा करते हैं और सरकार की महत्वपूर्ण जो बिल है उन पर चर्चा नहीं हो पाती है। तो ऐसे में अपोजिशन ये कहता है कि वॉकआउट करने की वजह इसलिए आती है कि सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है और सरकार उनके मुद्दों को पार्लियामेंट में रखना नहीं चाहती है। ऐसे में चूंकि अब तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो विधानसभा की कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। अस्थायी कर्मचारियों के मुद्दे पर हंगामा। कल हमने देखा डेली वेजर्स ने जम्मू में और श्रीनगर दोनों ही डिविजन्स में लगातार हंगामा किया और वो सड़कों पर उतरे, धक्का मुक्की की तस्वीरें भी झड़प पुलिस के साथ उनकी हुई। और इस तमाम चीजों के बीच में जम्मू कश्मीर की आपको विधानसभा की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर अभी कार्यवाही जारी है। हुकूमत का इसमें क्या रिस्पॉन्स रहेगा, जवाब का इंतजार करिए। जहां तक पुलिस का उनके साथ बर्ताव जो रहा उसके हवाले से रंधावा साहब शोर कर रहे हैं, मैं उनको याद दिलाता हूं कि बदकिस्मती से पुलिस के ऊपर ना आपका कंट्रोल है ना मेरा। ये शोर इस हाउस के अंदर करने के बजाय बेहतर होता यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर, जहां से कंट्रोल उन पर रहता है, ये बात आप वहां जाके कर लेते कि क्यों मारा। हमारे कहने पे नहीं मारा गया, ना इनके साथ ये बर्ताव होना चाहिए था। मैं आज भी कहता हूं, ये मुलाजिम हमारे हैं, ये मुलाजिम हमारे हैं, इनके इशू जेन्युइन है। ये एक फाइनेंशियल इशू नहीं, ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है। इनको ह्यूमैनिटेरियन तौर पे इनके साथ बर्ताव होना चाहिए था, लाठियां इनके ऊपर नहीं बरसाई जानी चाहिए थी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो कंसर्न आपने यहां जाहिर किया, जिस कंसर्न को पूरा हाउस जो है मानती है, ये बात जो है हमारे पुलिस के कानों तक पहुंच गई होगी। अगली बार जब ये लोग जो है अपने हक के लिए बात करेंगे तो शायद इन पर लाठियां नहीं बरसाई जाएंगी, इनको सुना जाएगा।
तो चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है विधानसभा की, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं उन्होंने वॉकआउट कर दिया है और इसी बीच में ये मुद्दा जो है वो गर्माता नजर आ रहा है। डेली वेजर्स जो हैं, अस्थायी कर्मचारी, उनको नियमित करने की मांग जो है वो लगातार डेली वेजर्स उठा रहे थे और इसी बीच में अब जो विपक्ष है वो भी लगातार इस चलिए आप अभी तकरीर करेंगे तो उसके बाद करना। अच्छा बजट पर नहीं आपका कोई बात नहीं। बजट पर आप आंसर हो जाए। मेरे यहाँ पर मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, मैं लिस्ट के हिसाब से बुलाऊंगा आपको। ऐसे जमशेद लोन साहब बोलिए बोलिए बोलिए। कहाँ पर हुआ? शादरा शरीफ में वहाँ दुकान एक जल गई है। मेरी गुजारिश है इस हाउस के माध्यम से कि सरकार जो है इसको टेकअप करे। पहले भी लोगों ने डिमांड की थी, पिछले 1 महीने पहले 2 दुकानें जली थी, कंप्लीट जल गई और लोगों ने इसीलिए मैंने गवर्नमेंट से कहा, मैं गवर्नमेंट से इसलिए कह रहा हूँ। फिर 2 दुकानें जल गई हैं वहाँ गाड़ी नहीं पहुंची है। तो बराए करम मैं गुजारिश करूंगा आपके स्पीकर साहब से कि इस पर गौर करें और एक गाड़ी वहाँ परमानेंट रखें। कैसर साहब बोलिए, आप शुरू करें। स्पीकर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। अभी पिछले 1 हफ्ते से सेशन जारी है, आज मुझे पहली बार बात करने का मौका मिला। बजट पे मैं इस डिस्कशन में मैं इस बजट की तारीफ में खड़ा हुआ हूँ और मैं सराहना करता हूँ। आप उधर बैठ जाएंगे, जो आपने रूलिंग दे दी वहां से दीजिए। आपने ही वादा किया था कि क्वेश्चन आवर के बाद बहुत ही सीरियस इशू है डेली वेजर्स का। इतने ज्यादा हो गया, बोलने नहीं दिया किसी को, बोलने नहीं दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन डेली वेजर्स के साथ डे 1 से मजाक किया है। पहले इनको लगाया गया, इनको 200, 400, 800 रुपए दे रखा। भारतीय जनता पार्टी जिसमें इल्जाम लगा रहे हैं, हमने इनकी सैलरी 9 लाख तक पहुंचाई है। जिस हालत में इनको पहुंचाया आप लोगों ने, इस बात को, इस बहस को यहाँ पे होने दीजिए। इस पे बोलना चाहते हैं, डेली वेजर्स का बड़ा इशू है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इससे आगे घंटे में बसो। चलिए इनकी बात सुनेंगे चीफ मिनिस्टर साहब के बारे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, अलौकी साहब ने कंसर्न इनका अच्छा, हम नहीं कहते गलत है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जैसे ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि डेली वेजर जम्मू कश्मीर के खाली फाइनेंशियल मसला नहीं बल्कि उनको हमदर्दी की जरूरत है। कहीं रिटायर हो गए, किनकी डेथ हो गई, आज उनके बच्चे सड़कों पे खजल हैं।
जहां तक ताल्लुक है डेली वेजर का, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सरकार है जिसने अपने दौर में ये लगाए थे और हम वो हैं जो इनको पक्का नहीं करेंगे। लेकिन 10 साल सुनते तो थोड़ा सा बोलो, पता नहीं क्या हो जाता है, बोले नहीं देते और कहते हैं हम डेमोक्रेसी के रहनुमा हैं, हमें डेमोक्रेसी चलानी। तो भैया बोले तो जरा क्यों बोलते हो किसी का? स्पीकर साहब 10 साल वो लोग इनके दरवाजे के बाहर खड़े रहे। 10 साल में से 4 बजट में इन्होंने वादा किया था पक्के करेंगे, 10 साल में पक्के नहीं कर सके। हमें कभी 4 दिन हुए हैं और 4 दिन में पूछ रहे हो क्या हुआ क्या हुआ। हम आपको कहते हैं जो आपने 10 साल में नहीं किया, और ये किया उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवान को। आज ये सर टेलीविजन के ऊपर चला रहे हैं और इनको याद में दिलाना चाहता हूं सर, 2017 में इन्हीं की सरकार थी और इनकी सरकार ने SRO 520 बनाया था। और इससे पहले क्या होता था, हर सरकार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और जितने भी टेलीविजन और कैजुअल लेबर होते थे वो 5 साल 7 साल 8 साल के बाद खुद ही परमानेंट होते थे। लेकिन उन्होंने उन पे सवालिया निशान लगाया, उस SRO 520 को लाके उन्होंने उन कैजुअल लेबर और डेलीवेजरों को पूरी उम्र के लिए डेलीवेजर और कैजुअल रहने पर मजबूर किया। और जनाब मैं ये बात कहना चाहता हूं यहां पे, जैसे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद ही कहा कि इसमें अगर हम इनके लिए मुशावरा रखते, उनको बढ़ाते, उससे इनको मसला हल नहीं होता। ये उनकी जिंदगी के उनके बच्चों का मसला है और इसलिए सरकार कमिटेड है। हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कहा कि हमने कहा कि हम जम्मू कश्मीर की जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी और हम डेलीवेजर और कैजुअल लेबर को परमानेंट करेंगे, हम अपने वादे पर पाबंद हैं और इंशाल्लाह रहमान हम करके दिखाएंगे। आपको रोना नहीं चाहिए, आप खुश रहिए, ये हमारा काम है, हमारी कमिटमेंट है और हमारी कमिटमेंट इंशाल्लाह पूरी होगी। और सर मैंने अभी शुरू किया है सर नहीं सर मैंने गवर्नर एड्रेस में भी बोला नहीं, इसलिए मुझे 2 मिनट और दीजिए। सर उन्होंने नौजवानों के साथ क्या किया सर, अपनी मामूली सियासी मफाद के लिए जो सबसे बड़ा बर्निंग इशू, अगर उस पर शोर करते हैं, हम मानते कि उनकी सियासत जो है पॉजिटिव सियासत है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवान के साथ सबसे बड़ा जुल्म किया। वो क्या किया, अपनी पॉलिटिकल मकासद थे वो उनको पूरा भी नहीं हुआ। उन्होंने रिजर्वेशन करके जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को इग्नोर करके उन्होंने अपनी जाती मफाद के लिए उनको ST और इनको रिजर्वेशन दी और जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ नाइंसाफी की। सर ये सियासी तमाशा कर रहे हैं और सियासी तमाशे से कोई हल निकलने वाला नहीं है। सर यहाँ पे मैं समझता हूं कि श्यामलाल शर्मा जी, सलातिया साहब और मनकोटिया जी की मजबूरी, क्योंकि नए बीजेपी में गए हैं, उन्होंने बार बार यही उठते हैं और उनको सर्टिफिकेट की जरूरत है क्योंकि ये उनको लगना चाहिए कि ये बीजेपी से वाबस्ता है। मैं इनकी मजबूरी को समझता हूं, लेकिन सर इनको याद होना चाहिए कि ये अभी उठे। नजीर गुरेजी साहब ने एक बात सही कही, उसने कहा कि मैंने पहली बार एक कौम को देखा जो अपनी बर्बादी पर तालियां बजा रहे हैं। ये सही बात है सर। इन्होंने कहा कि आज पहली बार हम खुश हो रहे हैं कि यहाँ पे महाराजा डिस्कस हो रहा है, ठीक है, लेकिन उमर साहब ने आपको महराज की जो लेगेसी है, उस लेगेसी को आपने किस तरह नुकसान पहुंचाया और जलील किया, वो इतना अगर आप उस पर भी खुश है तो फिर शर्म की बात है। सर इस सरकार ने 1931 के जो शहीद है वो शहीद है, शहीद रहेंगे और इंशाअल्लाह रहमान उनकी जो आप इंशाअल्लाह
कि हम ऐसे कलिमात यहाँ दोहराए, ऐसे अल्फाज दोहराए जिससे आप लोगों के इस हाउस के जज्बात को ठेस पहुंचे। और इसीलिए मैं एलओपी साहब से ये हरगिज़ तवक्को नहीं रख लूंगा कि जब यहाँ सीरियस मसाइल पर बहस होना जरूरी है, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स या और मामला ज़ेरी बहस है, तो ठीक उसी वक्त 31 का सवाल सामने आए और फिर ये कहा जाए वो गद्दार है, नाजेबा है, नाजेबा है। मौजूदा इल्तिमास है मेरी आप सबसे थोड़ा सा हम उसकी डिग्निटी का ख्याल रखिए, अपने मंडेट का ख्याल रखिए। यह मेरी गुजारिश है आपसे। मौजूदा इल्तिमास है इन नाजायज़ अल्फाज को कार्रवाई से हज़फ कीजिए, गुजारिश है। सर पहले मैं इनकी अल्फाज की मजम्मत करता हूँ। सर यहाँ पे कल ऑनरेबल एक मेंबर ने पीडीपी से वाबस्ता है, उन्होंने कहा कि इस हाउस के बारे में कहा कमजोर है और फिर कहा कि इस हाउस में इस बजट में दिलबेजर्स के लिए कुछ नहीं है या बाकी नौजवानों के लिए। लेकिन सर इसी हाउस का तकद्दुस किस तरह उस जमात ने कमाल किया। और सर आप सुनिए सर मेरी बात। सर जब 2016-17 में पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, इसी हाउस में उन्होंने लोगों के साथ कमिटमेंट की। उन्होंने यहाँ अपने बजट तकरीर में कहा कि जो किसान लोग हैं उनका अभियाना हम माफ कर रहे हैं। लेकिन सर जब सरकार गई 2016 के बजट में उन्होंने कहा था हम अभियाना इनका माफ कर रहे हैं। और यहाँ पे इस हाउस का तकद्दुस देखिए सर 2017-18 जब सरकार गई और फिर 5 साल का जो आबियाना है उन किसानों को देना पड़ा, ये उनके अल्फाज है। और यही कहेंगे कि इस बजट में कुछ नहीं है। अगर उमर साहब ने एक शुरुआत की है, एक गरीब से उन्होंने शुरुआत की है, एक आए वाले से उन्होंने शुरुआत की है, अपनी बात रखी, उन्होंने उस गरीब से शुरुआत की। क्या पहले उसको अमीर की शुरुआत से मेरे से शुरुआत करनी थी? और अगर आपको ये बुरा लगता है तो फिर मैं समझता हूं आपसे बेज़मीर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। सर मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इसने अपनी बजट तकरीर में कहा कि हम रिजर्व जो पोस्ट्स है उनको रेफर कर रहे हैं और जल्दी फास्ट ट्रैक बुनियाद पे सिलेक्शन होगी। लेकिन मैं चाहता हूं सर एक चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है कि जो सब कमेटी बनी है रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए और पोस्ट रेफर करने से पहले उस कमेटी का रिपोर्ट होना चाहिए। पहले जनरल कैटेगरी के साथ इंसाफ होना चाहिए। सर आबियाना माफ किया गया। आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है कि वो आबियाना फिर से माफ करें। नो टाइम कोई टाइम नहीं, बस देखिए
आप कैसे बैठे आप कैसे? मैं सुनता हूँ, मैं सुनिए आपकी बात मैंने सुनी। मैंने सुना पिछले 5-7 मिनट के दौरान बेशक कुछ डेरोगेटरी अल्फाज हुए, उसमें कोई शक नहीं, जिसकी तरफ तारिक अमीन साहब ने भी इशारा किया, आप ही इशारा करें। जितने भी डेरोगेटरी वो रिमार्क्स यहाँ किए गए पास पे इस पिछले 4-5 मिनट में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो इस्तेमाल हुई, मैं उसको कार्रवाई से हाजिर करता हूँ। आपका नंबर नहीं है, आपका नाम नहीं है। जावेद इकबाल चौधरी साहब 5 मिनट में तकरीर खत्म करें जल्दी, बस इसके बाद आपकी बारी आती है। स्पीकर साहब, रूल वही कहता है जो मैं कह रहा हूं। कह दिया मैंने कह दिया। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आज आपने मुझे इस मौजूदा ज़बान में बोलने की इजाज़त दी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे साथी तनवीर सादिक साहब ने परसों अपनी स्पीच में इस हाउस के तकद्दस के बारे में, इसकी पावर और हिस्ट्री के बारे में बताया, तो मेरा ख्याल भी गया कि इस हाउस के इस ऐवान के मेंबर शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब होते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब होते थे, और मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि बुद्दल की अवाम ने चुन के मुझे भी उसी हाउस का मेंबर बनाया है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से सफर करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। पिछले 5 साल में पहले पंच चुना गया, फिर सरपंच, फिर बीडीसी चेयरमैन, इसलिए मैं बोलता कम हूँ लेकिन प्रॉब्लम के साथ जुड़ा रहता हूँ और उसको हल करने की कोशिश करता रहता हूँ। जो पिछले 4 महीने में हमारी हुकूमत ने कारकर्दगी दिखाई है, इसके लिए मैं उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो गुड गवर्नेंस की उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मिसाल कायम की है। जो हम यूटी सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, ये एक इलीगल, अनएथिकल और अनडेमोक्रेटिक चीज है। उसके बावजूद सीएम साहब ने जो गवर्नेंस है और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसकी कंप्लीट बाइफरकेशन रखी है। हर डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बात की है और एमएलए को मैसिव लेवल पे प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हमारे सीनियर साथी जावेद हसन साहब यहाँ पे बयान कर रहे थे, हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया, तो एक मास्टरपीस ऑफ हिस्ट्री उन्होंने बताया। ये बोल रहे थे, मैं सोच रहा था कि बोलते रहे और हम पूरा दिन सुनते रहे। तो इन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि शेर कश्मीर ने जो इलाज हिंदुस्तान के साथ किया था उसके 2 बेसिस थे, एक सेकुलरिज्म, एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और हमें उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए मेरी हुकूमत से अपील रहेगी कि इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनाई जाए जिसमें एक्सपर्ट टूरिज्म से, कॉर्पोरेट सेक्टर से, IIT से और डिफेंस सेक्टर से लाए जाएं और इसके ऊपर वर्क किया जाए। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां से कतर के एक शेख आए हैं, उनको गले लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उसके साथ इतना प्यार क्यों है और यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ नफरत क्यों है। वो उसके साथ प्यार नहीं था, वो उनकी इकॉनमी के साथ प्यार था। तो अगर हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगी, हमारे साथ भी वही सलूक होगा। इसलिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए हमें हमारी हुकूमत को काम करना चाहिए। आज अगर हम एक स्ट्रांग फाउंडेशन डालेंगे तो 5 साल में इसके रिजल्ट आने शुरू होंगे। मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा। हमारे पास टूरिज्म है, हमारे पास हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है, हमारे पास लिथियम है, और अगर हम कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमें थोरियम भी मिल जाए। कुदरत ने हमें नवाजा हुआ है, इसलिए इस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि टाइम की किल्लत है। J&K, जम्मू एंड कश्मीर, और एंड में हमारा हमेशा रजौरी पुंछ फंसा रहता है, उसके ऊपर इतनी फोकस अटेंशन नहीं होती है। हमारे रजौरी पुंछ में टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हम जो 4 MLA हैं, मुजफ्फर खान साहब हैं, मैं हूं, अकरम साहब हैं, एजाज जान साहब हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। जो 7 एल्पाइन लेक है, फेमस एल्पाइन लेक, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉल करती हैं। मेरी हुकूमत से गुजारिश रहेगी कि उसके ऊपर गौर किया जाए। एजुकेशन, जनाब, एजुकेशन के ऊपर बहुत इसमें बजट में रखा गया है।
मेरी हुकूमत से अपील रहेगी कि जो शेडो जोन है, शेडो जोन में काम करने की जरूरत है। जो भी स्कीमें आती हैं वो शहर के आगे पीछे, सिटी के आगे पीछे लग जाती हैं, लेकिन जो शेडो जोन है जहां पे काम करने की जरूरत है उसको हमेशा इग्नोर किया जाता है। मैं बस खत्म ही करने वाला हूं। यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात की गई कि 4 स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाएंगे बड़े इंटरनेशनल लेवल के। मेरी हुकूमत से गुजारिश रहेगी कि एक स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है इंटरनेशनल लेवल का वो राजौरी पुंछ में दिया जाए। उससे हमारे एरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हाईलाइट होगा और हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। डेली वेजेस के इशू पे डिप्टी सीएम साहब ने जो अपनी यहाँ पे बयान दिया है और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम उनका मसला हल करेंगे, मैं उसका वेलकम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी हुकूमत इसको जल्दी हल करेगी। उसके बाद जनाब एक लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे बात की गई उस साइड से भी कि कुर्बानियां हमने दी। एलओपी साहब ने एक बड़ी लिस्ट पढ़ दी, वहां से यहाँ से भी कहा गया कि हमने कुर्बानियां दी, लेकिन एक सेक्शन और यहाँ पे बैठी है सामने जो मीडिया के हमारे भाई हैं, कुर्बानियां इन्होंने भी दी है पिछले 30 साल में। यहाँ पे इनके लिए कुछ स्कीम्स तो रखी गई है, लेकिन मेरी हुकूमत से गुजारिश रहेगी कि इनके बच्चों के लिए हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप की स्कीम रखी जाए और इनके लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस रखा जाए, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस रखा जाए। इनके लिए भी बराबर सोचना चाहिए क्योंकि ये भी हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। एक हो गया शुक्र परिहार जी। आदरणीय स्पीकर साहब, धन्यवाद। मैं आदरणीय उमर अब्दुल्ला जी द्वारा प्रस्तुत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बात करने के लिए खड़ी हूं और जो माननीय ने बजट पेश किया है, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उस बजट में बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वो, क्योंकि जो वादे इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए थे एक भी वादा नहीं निभाया गया। चाहे वो एनआरएचएम के नाम पे हो, चाहे वो डेली वेजेस के नाम पे हो, और तो और इसमें आम आदमी जैसा शब्द तो है ही नहीं। बड़ा अफसोस होता है, आम आदमी भी नहीं और बीपीएल वाले भी नहीं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मौजूदा सरकार ने वादे तो बहुत सारे किए थे लेकिन निभाया एक भी नहीं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर विधानसभा सत्र जम्मू कश्मीर में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार हमने देखा विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा है। और आज भी, कल जैसे हमने देखा फैशन शो हो या फिर अन्य मुद्दा हो, कठुआ का मुद्दा हो, और आज कुछ नए मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष द्वारा हंगामा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक द्वारा वॉकआउट कर दिया गया। तो फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।